नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हफ्ते भर में साल 2021 का कैलेंडर पलट जाएगा और नई उम्मीदों के साथ दुनिया 2022 का इस्तकबाल करेगी। आने वाला नया साल भारतीय लोकतंत्र और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत अहम होने वाला है। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भविष्य की सियासत की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। चुनावी महाभारत जीतने के लिए सभी सियासी पार्टियां साम दाम दंड भेद का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इस बार के चुनावी युद्ध में जो दृश्य देखने को मिल रहा है, उसमें सभी बड़ी पार्टियों ने खास तौर से महिला वोट बैंक में चुंबक लगाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कोई चुनाव में टिकट देने का वादा कर रहा है, तो कोई सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का, कोई स्कूटी देने का, तो कोई हर महीने फिक्स्ड कैश अकाउंट में ट्रांसफर करने का वादा कर रहा है। अब यह समझना जरूरी है कि जात पात वाली वोट बैंक पॉलिटिक्स अचानक जेंडर की तरफ कैसे शिफ्ट हुई। आखिर सियासी पार्टियों को महिला वोटरों में एकाएक बड़ी संभावना कैसे दिखने लगी? क्या महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में कोई खास बदलाव हुआ है? क्या महिलाएं अब अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी प्रभाव और दबाव के करने लगी हैं? ये साइलेंट वोटर किस तरह से किसी को सत्ता तक पहुंचाने और किसी की सत्ता खिसकाने में अहम किरदार निभा रही हैं? आज हम कुछ ऐसे ही सवालों को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम महिला वोट की माया में। 21वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही भारत में बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर खास तौर से जोर दिया जाने लगा। दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों ने भारत की बेटियों को हौसले की नई उड़ान दी। इसका असर लोकतंत्र के महापर्व में भी दिख रहा है। पिछले कुछ वर्षों से कई राज्यों में चुनाव में महिला वोटरों का टर्न आउट पुरुषों की तुलना में अधिक होने लगा है। कुछ साल पहले तक महिलाएं वोट देने का फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती थी। उनका मताधिकार का फैसला भी परिवार के पुरुष ही लिया करते थे। लेकिन हाल के वर्षों में महिलाएं स्वतंत्र होकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी घर के पुरुष किसी और को वोट कर रहे हैं और महिलाएं किसी और को। एक स्टडी के मुताबिक आज की तारीख में 50% से अधिक महिलाएं अपनी राजनीतिक पसंद नापसंद का खुलकर इजहार कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को महिला वोटरों में बड़ी संभावनाएं दिखने लग रही। राजनीतिक पंडित इन्हें साइलेंट वोटर का नाम देते हैं। 2022 का चुनाव जीतने के लिए सियासी पार्टियां महिलाओं के लिए सांता क्लॉज बनी हुई हैं। सबकी पोटली में महिला वोटरों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक तोहफे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। चुनावी अखाड़े में खड़ी सभी पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं कि लखनऊ की सत्ता का ताला खोलने वाली चाबी महिला वोटर्स के हाथों में है। इसी साइलेंट वोटर को लुभाने में बड़े बड़े सियासी सूरमा लगे हुए हैं। दरअसल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 3 करोड़ 44 लाख से अधिक वोट मिले और पार्टी 312 सीटों के प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। साल 2012 में समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 20 लाख से अधिक वोट मिले, सीटें मिली 224 और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इसी तरह साल 2007 में हुए चुनाव में बीएसपी को 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोट मिले, सीटें आई 206 और मायावती मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश के 14.5 करोड़ से अधिक वोटर्स में से 6.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। अगर महिला वोटर्स ने ठान लिया तो किसी को भी सत्ता में पहुंचा सकती हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में पिछले दिनों स्त्री वोटर एक नई परिघटना के तौर पर उभरा है और वो एक लगने लगा है कि अगर स्त्री वोटरों को आप साध सकते हैं, अगर स्त्रियों के मन में अपने लिए हमदर्दी पैदा कर सकते हैं, तो आप सत्ता में बने रह सकते हैं। यहाँ तक कि आप एंटी इनकम्बेंसी, सरकार विरोधी भावनाओं का भी मुकाबला कर सकते हैं।
यूपी में महिला वोटर्स की ताकत को समझते हुए सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जाति की जगह जेंडर कार्ड आगे बढ़ाया। इसके बाद दूसरी पार्टियों को भी महिलाओं को लेकर रणनीति बदलनी पड़ी। बीजेपी सरकार ने प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन किया। इसमें सूबे के हर हिस्से से महिलाओं को बुलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज की जमीन और मातृशक्ति महाकुंभ के मंच से 16 लाख महिलाओं को कैश स्कीम की सौगात दी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अकाउंट में 1000 करोड़ ट्रांसफर किए। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। सरकार ने एक तय किया है कि निराश्रित महिलाएं, विधवा महिलाएं जिनको विधवा पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन की राशि को हम दोगुना कर रहे हैं। दोगुनी राशि उनकी स्वीकृत कर दी गई है। पीएम मोदी सूबे की महिलाओं को ये बताना नहीं भूले कि केंद्र और योगी आदित्यनाथ की सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने और माताओं बहनों की जिंदगी आसान करने के लिए किस तरह से कदम उठा रही है। तो शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर विरोधियों को घेरना नहीं भूले। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। हाल ही में सूबे की योगी सरकार ने पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे थे। बीजेपी ने पंचायत चुनाव और जिला अध्यक्ष चुनावों में महिला उम्मीदवारों को खुलकर आगे किया था, जिसके नतीजे बहुत शानदार रहे। जैसे जैसे स्त्रियों की राजनीति में भागीदारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्त्री वोटरों का राजनीतिकरण, उनका पॉलिटिसाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है और ये भारतीय लोकतंत्र को एक नए मुकाम की तरफ ले जाएगा। मैं मानता हूं कम से कम कि अगर स्त्रियों को राजनीतिक आरक्षण मिल गया तो वो गेम चेंजर साबित होगा। और जब राजनीतिक आरक्षण मिलेगा और जो स्त्रियों का राजनीतिकरण है, ये दोनों मुड़ के भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर बदल सकते हैं। प्रियंका गांधी सूबे के हर हिस्से में महिलाओं से शक्ति संवाद कर रही हैं। उनका नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी पहले ही यूपी विधानसभा चुनाव में 40% सीटें महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस ने यूपी महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए पिंक मैनिफेस्टो भी जारी किया है, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति, यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता देने का वादा किया गया है। 12वीं पास करने वाली लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने और रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त देने के साथ साथ कई वादे किए गए हैं। राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा। प्रियंका गांधी अच्छी तरह समझ रही हैं कि कांग्रेस ने जिस सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक के दम पर दशकों शासन किया, वो अब दूसरी पार्टियों की ओर शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में वो बड़ी चतुराई के साथ महिलाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने में जुटी हैं। ये एक ऐसा दाव है जिसमें कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी ने प्रॉमिस किया 40% वो दे सकती है, पर क्या वो 40% विनिंग सीट्स होंगी? 402 सीट में अगर वो 40% दे भी देंगी तो उसमें से कितनी सीटों पे जी जाएंगी? महिलाएं जो हैं, जब तक आप उनको पूरी तरह नर्चर नहीं करोगे, आप उनको फील्ड में पुराना नहीं डालोगे, तो वो क्या पूरी तरह से तैयार रहेंगी चुनाव लड़ने के लिए? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में सामने आएंगे और दिखेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे की महिलाओं के मन में उठ रहे तूफान को अच्छी तरह समझ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश अपने विजय रथ से महिलाओं को सुरक्षा देने और अपनी सरकार में महिलाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र करना नहीं भूलते।
समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए डिंपल यादव और जूही सिंह को कमान सौंपी है, तो बीएसपी में मायावती के बाद पहली बार किसी महिला नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा प्रबुद्ध महिला सम्मेलन के जरिए महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। मेरे ख्याल में पहले बार ऐसे चुनाव के पहले इतना अहमियत सारी पार्टीज दे रही हैं। एक पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, बाकी सब ने एक तरह से बैंडवैगन इफेक्ट हो गया, सब वही बैंडवैगन पे कूदे और महिलाओं को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कामयाब होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाल के चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि वोट देने के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएं आगे हैं। साल 1991 में 44.2% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 59.56% हो गया, यानी 3 दशक में महिलाओं की शक्ति करीब 15% तक बढ़ गई। महिला वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए प्रियंका गांधी पहले ही पिंक मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं और महिलाओं को 40% सीटें देने का वादा कर चुकी हैं। मतलब कांग्रेस यूपी में 161 से अधिक सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। इससे यूपी के अखाड़े में खड़ी दूसरी पार्टियों पर भी महिला उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने के लिए दबाव बढ़ेगा। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS की एक स्टडी के मुताबिक 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी को 49% वोट मिले थे, जिसमें से महिला वोटरों की तादाद 51% थी। कांग्रेस के खाते में करीब 6% वोट आए, उसमें भी 5% वोट महिलाओं के थे। ऐसे में प्रियंका गांधी के जेंडर कार्ड से कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं। इसी तरह पंजाब में भी महिला वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश वाले फॉर्मूला पर काम कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर 18 वर्ष से ऊपर की लड़कियों को 1-1 हजार रुपए महीना देने का वादा किया है। पंजाब की हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का पंजाब में मास्टर स्ट्रोक है। दिल्ली विकास मॉडल के तर्ज पर वोट मांगने के साथ साथ महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, सरकार किसकी बनेगी कोई नहीं जानता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 18 साल से ऊपर की महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। तो आंखों में हर महीने 1000 रुपए पाने की हसरत लिए गरीब महिलाएं अपने आधार कार्ड और बैंक खातों की जानकारी लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल की पार्टी सूबे के लोगों को दिल्ली मॉडल के तर्ज पर मुफ्त बिजली और बेहतर इलाज का वादा कर रही है। जितने ऐलान हुए हैं, जितने अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जितने सॉफ्ट प्रॉमिस किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, तो इसका जो है वो मिलीजुली असर ही होगा। ऐसे नहीं कि महिला एक तरफा होके जो पार्टीज कुछ जो प्रॉमिस कर रही हैं उन्हीं को वोट करेंगी। पंजाब में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से किनारे लगने के बाद अब सूबे की कमान चरणजीत सिंह चन्नी के हाथों में है। सूबे के महिला वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस की राहें उत्तर प्रदेश जैसी ही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की तर्ज पर पंजाब में भी कांग्रेस ने दी पंजाब दी, अपना हक जान दी अभियान शुरू किया है। आदर्श की बात हम कितनी भी करें, किताबी बात हम कितनी भी करें, लेकिन ये मानना अभी थोड़ा मुश्किल लगता है कि केवल जेंडर के आधार पे आप चुनाव जीत सकते हैं। अगर आपके पास चुनाव जीतने की एक रणनीति है और उस रणनीति में जाति भी अपना काम कर रही है, धर्म भी अपना काम कर रहा है, सब्सिडी भी अपना काम कर रही है, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, उसमें अगर आप जेंडर को ले आएँ तो जेंडर आपकी रणनीति को प्लस प्लस बना देगा। लेकिन केवल जेंडर के आधार पर आप चुनाव जीत जाएं, ऐसा नहीं लगता है मुझे। कम से कम आज ऐसी स्थिति नहीं आई है।
एक और पंजाब में कांग्रेस अपनी सरकार में महिलाओं के लिए शुरू योजनाओं को गिना रही है, तो दी पंजाब दी अपना हक जान दी अभियान के जरिए कांग्रेस सूबे के बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज तक जाने की तैयारी में है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का समर्थन हासिल किया जा सके। यूपी की तर्ज पर पंजाब में भी कांग्रेस महिला उम्मीदवारों को जमकर टिकट देने पर जोड़ घटाव कर रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने गरीब तबकों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। पंजाब नूं बचाउणा ते श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी नूं लेके आइए। कोई लारियां तो ना परवाह करियो। जेन्युइन जो 13 पॉइंट मैं कहे है, जो 13 वादे कीते है, जिवें पहले असीं सारे पूरे कीते उवें करके देवांगे। पंजाब में महिला वोटर्स की तादाद 1 करोड़ से अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि 20 से 25% महिलाएं अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल नहीं करती हैं। ऐसे में सूबे की महिलाओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने जिस तरह से वादों की पोटली खोली है, उससे एक बात तय है कि इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपया डालने का वादा कर रही है। चुनावी सभाओं में उनके कार्यकर्ता महिलाओं को समझा रहे हैं कि अगर घर में 5 महिलाएं हैं तो सबको 1000 रुपए यानी 5000 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस बार चुनाव में महिलाओं को ज्यादा सीटें देने का वादा कर रहे हैं। इसी तरह गोवा में भी महिला वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। गोवा के अखाड़े में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी ताल ठोक रही है और टीएमसी ने अपनी सरकार बनने पर सभी महिला को हर महीने 5000 रुपए देने का ऐलान किया है। फिलहाल गोवा सरकार की एक गृह आधार योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। अब इसी रकम को बढ़ाने का वादा कर सियासी समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी गोवा की सियासी फिजा अपने लिए बहुत मुफीद लग रही है। चुनावों में बढ़त के लिए सियासी पार्टियों ने सूबे की महिलाओं को साधना शुरू किया है। ममता बनर्जी ने गोवा में टीएमसी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 5000 रुपए देने का वादा किया है। It is a direct transfer scheme. It is a cash transfer DBT scheme, and it is a monthly payment of 5,000 rupees, 5,000 rupees per month, which equals 60,000 rupees per year to every female head of household. आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपनी सरकार बनने पर सूबे की महिलाओं को 2500 रुपए देने का कार्ड आगे बढ़ाया है। आज मैं महिलाओं के लिए ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी गृह आधार योजना। एम आई राइट? दैट्स द नेम। गृह आधार योजना जो अभी 1500 रुपया मिलता है, इसको हम बढ़ा के 2500 रुपया महीना करेंगे। फिलहाल बीजेपी की मौजूदा सरकार पहले से ही गोवा की महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 की रकम डाल रही है, तो कांग्रेस सत्ता में आने पर नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का वादा कर रही है। आजकल तो 1% जाति को भी लोग अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि वो देखते हैं कि महिला वोट बैंक एक ब्लॉक है जिसको वो एक अच्छे प्रॉमिसेस करके अपने साथ लेना चाहते हैं। उत्तराखंड में सूबे की गरीब महिलाओं के लिए मौजूदा बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सूबे के पशुपालक परिवारों को पशु आहार के वैक्यूम बैग उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चारे से भरे ये बैग 25 से 30 किलो के हैं। इतना ही नहीं, पशुपालक परिवार की हर महिला को एक और किट दी जा रही है, जिसमें 2 कुदाल, 2 दरांती, 1 पानी की बोतल और 1 खाने का टिफिन शामिल है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में पशुओं के चारे के लिए महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में घसियारी योजना के जरिए बीजेपी ने उत्तराखंड की गरीब महिलाओं के दिल को जीतने की कोशिश की है। अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में महिलाएं बहुत ही, देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में महिलाएं ही घर को भी चलाती हैं, राज्य को भी चलाती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव हैं।
और जितने सोशल इश्यूज़ पे लड़ाई लड़ती हैं वो महिलाएं लड़ती हैं। तो उत्तराखंड में कोशिश है अपने साथ महिलाओं को लाने की, बट अभी महिला वोट बैंक नहीं तैयार हुआ है, अभी मुद्दे ही खाली तैयार हुए हैं। उत्तराखंड में महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस की राहें उत्तर प्रदेश जैसी ही हैं। तो आम आदमी पार्टी पंजाब वाले रास्ते पर ही इस पहाड़ी राज्य की महिलाओं का वोट हासिल करने की जुगत में है। उत्तराखंड में वोटरों की तादाद 78 लाख से ऊपर है, जिसमें महिलाएं 37.5 लाख हैं। वहां की महिलाएं वोटिंग को लेकर बहुत ज्यादा सजग हैं। कई सीटों पर तो महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। सभी पार्टियां अपने लुभावने वादों के जरिए उनका वोट पाने के फिराक में हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दों पर गंभीरता से कोई बात नहीं करता। सभी राज्यों में महिलाओं के मुद्दे और चिंताएं अलग अलग हैं। यूपी में महिलाओं के सामने महंगाई और महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, तो पंजाब में ड्रग्स का। उत्तराखंड में महिलाओं के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। वहां महिलाओं को रोजमर्रा के कामों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्कूल और अस्पताल के लिए कई किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है। चुनावी मौसम में हर नेता महिलाओं से जुड़े बुनियादी मुद्दों की जगह लुभावने मुद्दों के सहारे सत्ता का अमृत पाना चाहता है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी हो गया है कि आखिर महिला कार्ड को आगे कर अब तक किन किन चुनाव में सियासत बदली है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस साइलेंट वोटर की बात कर रहे हैं, उसकी धमक पिछले कई चुनावों में साफ साफ दिखाई दी। आप पिछले 30 साल के चुनावी आंकड़ों को उठा के देखिए, आप पाएंगे कि स्त्रियों के वोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। एक तो पहला बड़ा परिवर्तन ये है। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये है कि पहले स्त्रियां कांग्रेस को ज्यादा वोट देती थीं दूसरी पार्टियों के मुकाबले, लेकिन नरेंद्र मोदी के उभार के बाद हुआ ये है कि अब स्त्रियों की पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी बन गई है। साल 2019 में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का भी वादा किया। आज की तारीख में लोकसभा में टीएमसी के 22 सांसद हैं, जिसमें से 9 महिलाएं हैं। ओडिशा में बीजू पटनायक के दौर में पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। उनके बेटे नवीन पटनायक के दौर में ये बढ़कर 50% हुआ। ये महिला वोटों की ताकत ही है कि ओडिशा में बीजू जनता दल के पांव अंगद की तरह जमे हुए हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने महिलाओं को टिकट देने में हिचक नहीं दिखाई। नतीजा ये है कि बीजेडी के लोकसभा में 12 सांसदों में 5 महिला हैं। आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी लोकसभा जैसी जगह में 29 महिला सांसद हैं। और इस सिचुएशन में क्या हम सोच सकते हैं कि अभी हमारे पास इतनी महिलाएं हो जाएंगी कि वो पूरे अपनी ताकत पे कम्पीट करें और जीत पाए? तो इसलिए ये सब थिएट्रिक्स और ड्रामेटिक्स के लिए ठीक रहता है, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत, परिश्रम करनी पड़ेगी। कभी जयललिता ने भी महिला वोटर्स को साधने के लिए कई स्कीम्स लॉन्च की थी। मसलन गरीब महिलाओं को शादी के वक्त सोने का मंगलसूत्र देने की योजना, मां बनने पर अम्मा बेबी केयर किट देने की योजना, अम्मा ग्राइंडर और मिक्सर योजना, अम्मा इंश्योरेंस और अम्मा कैंटीन जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश हुई। अपनी महिला हितैषी योजनाओं के दम पर जयललिता ने 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब जयललिता इस दुनिया में नहीं है, उनकी पार्टी भी तमिलनाडु की सत्ता से बाहर हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिला वोट की ताकत को बखूबी पहचाना। साल 2006 में उन्होंने सूबे की लड़कियों के लिए साइकिल स्कीम लॉन्च की, तो साल 2016 में महिलाओं का समर्थन हासिल करने के लिए शराबबंदी का फैसला किया, तो पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का भी ऐलान किया। राज्यों के स्तर पर अलग अलग नेता स्त्रियों की वोटों की दावेदारी करती हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की छवि स्त्रियों में बहुत अच्छी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का स्त्रियों के वोटों पर बहुत ज़्यादा असर है। मुझे लगता है उड़ीसा में नवीन पटनायक की बहुत अच्छी छवि है।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बहुत अच्छी छवि है। तो राज्यों के स्तर पर विभिन्न नेता स्त्रियों के वोटों को प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने नीतियां भी इस तरीके की बनाई हैं। और लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सूबे की महिलाओं का बड़ा वोट मिलता रहा है। इसी तरह मोदी सरकार ने भी अपनी योजनाओं के जरिए महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। यहाँ तक कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश की है। चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की महिलाएं अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कहां और कैसे कर रही हैं। एक मामले में भारत की महिलाएं भाग्यशाली कही जाएंगी कि उन्हें आजादी के साथ ही वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिलाएं उसी उम्मीदवार को वोट देती थीं जिन्हें उनका परिवार चाहता था। 1970-80 के दशक तक तो कई मौकों पर पोलिंग सेंटर पर तैनात कर्मचारी पुरुषों को 2 बैलेट पेपर पकड़ा देते थे, एक उसका और दूसरा उसकी पत्नी का। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। महिलाएं खुलकर अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद का इजहार कर रही हैं। ये एक ऐसा बड़ा वोट बैंक है जो किसी खास पार्टी से जुड़ा नहीं है। ऐसे में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के सियासी अखाड़े में खड़ी सभी पार्टियां अपने पारंपरिक वोटरों को लुभाने के साथ साथ महिलाओं को एक अलग वोट बैंक के तौर पर देख रही हैं। अब ये भारत के मुखर लोकतंत्र की महिलाओं के ऊपर है कि 2022 के सियासी रण में खड़ी पार्टियों के चुनावी वादों को वो किस तरह से देखती हैं। अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए उनकी प्राथमिकता क्या है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिन्हें जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। आप मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।